बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर नंबर 9 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में हमने देखना है कि सिम्पैथेटोमिमेटिक्स का मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होते हैं। वैसे तो हमें पता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इफेक्ट करता है, लेकिन हम बड़ा प्रिसाइजली देखेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पार्ट 1 की वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स में ये बात डिस्कस की थी कि जो कैटेकोलामाइंस होते हैं, नेचुरल कैटेकोलामाइंस होते हैं, ये एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं एंटर होते। तो जाहिर वजह सीएनएस पे कैटेकोलामाइंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अलबत्ता जो इनडायरेक्टली एक्टिंग थे, जिसमें हमारे पास ये एम्फेटामिन आता था, टायरामीन था, कोकेन था, ये सीएनएस में एंटर हो सकते हैं। तो ये जो एम्फेटामीन हो गए, कोकेन हो गए, ये जाहिर पता कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट इफेक्ट्स रखते हैं। शुरू में तो माइल्ड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्रग लेना शुरू करते हैं तो ऐसा ऐसा एनोरेक्सिया, यूफोरिया एक बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है बेसिकली। इसी वजह से आपको पता है ये ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कोकेन बार बार यूज़ करना शुरू हो जाते हैं लोग। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सीएनएस इफेक्ट्स है ना, वो एक तो नॉन एडिनर्जिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, दूसरा वो जो कहते हैं ना वो मज़ा आता है, या वो जो एक नशे में उनको लगता है कि जी वो एक खुशी की फीलिंग आती है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, हमारे ब्रेन में आप कह लो कि जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया लिखा हुआ है ना, आप इस तरह भी कह सकते हो कि प्लेयर एरियाज होते हैं। ठीक है, यानी कि वो एरियाज जहाँ पे जब डोपामिन रिलीज होती है तो इंसान अच्छा फील करता है। अब ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं, यानी कि कोकेन वगैरह, इन्होंने डोपामिन की रीअब्जॉर्प्शन को कर दिया इनहिबिट। तो इन्हें डोपामिन ज़्यादा देर तक रिलीज रहता है और इंसान ज़रा खुशी में रहता है। ओके बात, तो ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जैसी जगहों पे ये और मुख्तलिफ सीएनएस न्यूक्लियाई में डोपामिन को ज़्यादा देर तक मेंटेन रखते हैं और इसकी वजह से अच्छा फील होता है इंसान को और लोग एडिक्ट होना शुरू हो जाते हैं कोकेन के। तो अब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो डिपेंडेंस होना शुरू होती है, एक दफ़ा इस्तेमाल किया फिर दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरा टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका असर कम होना शुरू होता है, अगली दफ़ा ज़्यादा बड़ी डोज देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो जो नशे की बात है सिंपल सी। टॉलरेंस का मतलब है आगे से आगे मजीद बड़ी डोज लेनी है, और डिपेंडेंस का मतलब है कि बंदे को आदत हो गई है, लत लग गई है। ऑलराइट, अब वो कह रहे हैं एम्फेटामीन्स की जब बहुत हायर डोज हो तो फिर ये खुशी से आगे निकल जाती है बात, फिर एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, पैरानोया और कभी कभी सीजर्स वगैरह भी होना शुरू होते हैं, और इसी तरह से कोकेन की भी ओवरडोज में सीजर्स होते हैं। ओके, ये तो इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात हो गई। अब आता है हमारे पास अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट की थोड़ी सी बात करने लगे हैं वो। वैसे तो नॉर्मल थे आपके पास एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इनका तो हमने कहा ना सीनस में एंट्री नहीं होते। अब जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है ना, इसमें आपके पास क्लाउन, याद है आपको दो क्लाउन अल्फा वाले, तो क्लोनिडीन और इसी तरह से और भी बहुत सारे थे। अभी जो क्लोनिडीन वगैरह है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये सीएनएस में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये डिपेंड करता है इनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर तो पार एंट्रली लिया जाए तो फिर ये सीएनएस में नहीं जा पाते। ठीक है, यानी कि इंजेक्ट किया जाए, और या फिर कह रहे हैं कंजंक्टिवल सैक में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। ऐसी सूरत में सीएनएस में नहीं जाते, ये नॉर्मल अल्फा एक्टिविटी शो करते हैं, और वो नॉर्मल अल्फा एक्टिविटी क्या होती है, वेसोकन्स्ट्रिक्शन वगैरह करवाना। लेकिन अगर इनको ओरली लिया जाए तो फिर ये सीएनएस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक बड़ा ख़ास काम करते हैं। ख़ास काम क्या करते हैं, देखो पहले हमने ना बड़ी शराफत से एक बात की थी कि जो अल्फा 2 होते हैं वो हमारे पास नर्व एंडिंग्स पे पाए जाते हैं, देखो कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स। लेकिन यहाँ पे ये करते क्या हैं, इसको हमने स्टडी नहीं किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा 2 का दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो हमने अल्फा 2 के मेन फंक्शन पढ़ लिए थे ना भाई, कंस्ट्रक्शन करवाना, पैंक्रियास में इंसुलिन की रिलीज को कम करना, लैपोलास को कम करना, ये तो मेन फंक्शन हो। अब एक दूसरा मेन फंक्शन है इसका जो बिल्कुल अपोजिट है। वो क्या फंक्शन है, देखो हमारे पास ऐसे एक नर्व टर्मिनल है और ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और ये हो गया आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। आमतौर पे होता है ये कि वाली एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है कि यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह या जो भी चीज़ रिलीज होनी होती है वो रिलीज हो जाती है और आगे एक्शन पोटेंशियल चले जाते हैं। अब ना इस जगह पे यानी कि प्री गैंग्लियोनिक जो आपके पास जगह होती है, प्री गैंग्लियोनिक टर्मिनल पे आपके पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक, होता ये है कि यहाँ पे रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जाके इन अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे लगती है और मजीद नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करती है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स का एक काम नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करना भी होता है। नॉर्मल रूटीन में तो ये तकरीबन एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है कि अगर बहुत ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रही है तो वो मजीद नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। लेकिन अगर आपने अल्फा 2 एगोनिस्ट दे दिया तो वो तो सीधा जाएगा अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे और कहेगा भाई नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ ना करो। हालांकि अभी ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन नहीं हुई हुई, लेकिन चूंकि आपने अल्फा 2 एगोनिस्ट दे दिया है तो वो सीधा जाएगा और जाके काम कर लेगा। लेकिन ऐसा तब ही होगा अगर ये अल्फा 2 एगोनिस्ट ब्रेन में पहुंच जाए। अब अल्फा वैसे क्या है, सिम्पैथेटोमिमेटिक है ना, ठीक, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर दिया फिर तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कम होगा, यानी कि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम होगी। तो अल्फा 2 जो होते हैं ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर इनको ओरली लिया जाए तो ये ब्रेन में जाते हैं और ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जरूरी तो नहीं है ना इन रिसेप्टर पे नॉरएपिनेफ्रिन ही लगे, आपने सिंपली कोई क्लोनिडीन दे दिया
तो अब नॉरएपिनेफ्रिन तो नहीं है, लेकिन क्लोनिडीन मोहतरम जाएंगे और इस रिसेप्टर पे लगेंगे और रिसेप्टर पे लगेंगे और नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इनहिबिट कर देंगे। आगे सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो ही नहीं सकेगी या कम होगी, ठीक है। तो अगर अल्फा 2 एगोनिस्ट ओरली लिए जाएं, वो सिम्पैथेटिक इफेक्ट्स को कम करते हैं, वो वेजो डायलेशन करवा देते हैं, सही है। और अगर अल्फा 2 एगोनिस्ट को पारेंटरली लिया जाए, आईवी लिया जाए, आईएम लिया जाए, या जिस तरह उन्होंने कहा डायरेक्टली कंजंक्टिवल सैक में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो फिर वो बाकी वाले इफेक्ट्स करवाते हैं। जो हमने कहा था ना, वैस्कुलर स्पूपस में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, लिपोलाइसिस, वो वाले सारे काम करवाते हैं, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट यानी क्लोनिडीन को अगर पारेंटली दोगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी, अगर ओरली दोगे तो वेजो डायलेशन करवा देगी। ओके बाद आगे जाके हम क्लिनिकल यूज में भी इस बात को डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं बेसिकली क्लोनिडीन को हम हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में देते हैं ओरली, ठीक है, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में ओरली देते हैं ताकि वेजो डायलेशन हो सके। तो ये हमारे पास अल्फा 2 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का रोल है। यहाँ पे बस इतना बात इधर में रख लो कि अगर हम इनको ओरली दें तो ये सीएनएस में चले जाते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, क्योंकि यहाँ हम सीएनएस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास आई में ना दो तरह की चीज़ें जिनको हमने देखना है। नंबर 1 प्यूपिल डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन, और नंबर 2 आई के अंदर जो ह्यूमर होता है आपके पास, जो वाटर कह लो एक तरह से होता है, उसका प्रेशर बढ़ाना घटाना। उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो इंसान को ग्लोकोमा हो जाता है, और उस ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेजो डायलेशन कंस्ट्रक्शन वाला हिसाब किताब। सीधी सी बात है, आपको पता है कि जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं, यहाँ पर पढ़ा था अल्फा 1 एगोनिस्ट, वो प्यूपिल डायलेटर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि प्यूपल्स को डायलेट करवा रहे होते हैं, सही। तो यानी कि मिड्रियासिस कॉज करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अकोमोडेशन को कोई इफेक्ट नहीं किया जाता। अगर अकोमोडेशन इफेक्ट हो जाए, पर वो एक चीज़ होती है साइक्लोप्लेजिया, सही। अब मिड्रियासिस अगर आपको याद हो तो पैरासिम्पथेटोलिटिक्स जैसा कि एट्रोपिन वगैरह, वो भी मिड्रियासिस करवाया करते थे, लेकिन वो उनको हम कहते थे साइक्लोप्लीजिक्स, ठीक है। तो वो मिड्रियासिस भी करवाते थे, मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया भी करवाते थे। तो अगर कोई ड्रग मिड्रियासिस भी करवा रहा हो, साइक्लोप्लेजिया भी करवा रहा हो, आपने समझ जाना है कि ये एंटी मस्किनिक्स का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि एट्रोपिन वगैरह का जिक्र किया जा रहा है। और अगर कोई ड्रग वो कहते हैं मिड्रियासिस तो करवा रहा है लेकिन साइक्लोप्लेजिया बिल्कुल भी नहीं करवा रहा, तो आपने समझ जाना है कि ये अब आपके पास अल्फा 1 एगोनिस्ट की बात हो रही है या ओवरऑल अल्फा एगोनिस्ट की बात हो रही है। मिड्रियासिस हो रहा है, साइक्लोप्लेजिक्स नहीं है। ओके हो गया, बेस्ट हो गया, अकोमोडेशन को खास इफेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया प्यूपल पे इफेक्ट। दूसरा आता है हमारे पास एक्वस ह्यूमर पे जो इफेक्ट्स होते हैं। अभी जो एक्वस ह्यूमर वाले इफेक्ट्स है ना, इनको हमने चैप्टर 10 के एंड में ग्लोकोमा के टॉपिक में बड़ा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ भी लिखा हुआ तो यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। नामी वाली नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट जो होते हैं ना, यानी कि ऐसे अल्फा एगोनिस्ट जो कि अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करते हैं और अल्फा 2 को भी स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? यूवोस्क्लेरल ड्रेनेज सिस्टम को इफेक्ट करके। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था, ये आपके पास ड्रेनेज होती है एक्वस ह्यूमर की, तो इस ड्रेनेज को इंक्रीज करते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है। और दूसरे अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं। अल्फा 2 कौन से होते हैं? क्लाउन वाले, क्लोनिडीन वगैरह, ठीक है। अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर होता है, उसी को कम करते हैं। तो बेसिकली दोनों, हर तरह के अल्फा एगोनिस्ट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करते हैं। एक यानी कि जो नॉन सिलेक्टिव हैं वो ड्रेनेज को बढ़ा देते हैं, और जो अल्फा 2 सिलेक्टिव हैं वो प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। अल्टीमेटली दोनों विट्रस ह्यूमर को कम ही, एक्वस ह्यूमर को कम ही कर रहे हैं। सही हो गया कि हमने आई पे इफेक्ट्स देख लिए। ब्रोंकाई, याद आई कोई चीज़? याद है वो जो हमने बंदा बनाया था, वो जिसके ऐसे करके टांगे बनाई थी मैंने ब्रोंकाई से, वो किस में था बंदा? बीटा 2 में। तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं वो ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या काम होगा? डायलेट करना एयरवेज को। तो एस्थमा में काम आते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, या इनफैक्ट नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट भी काम आते हैं। नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि वो एगोनिस्ट जो कि बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करेंगे और बीटा 2 को भी स्टिमुलेट करेंगे। नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट होता कौन सा पता है? पार्ट 1 की वीडियो में तो मैंने को बताया ही नहीं। आइसोप्रोटेरोनॉल नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है। और बीटा 2 वाले तो आपको याद होगा, वो 2 पेट्रोल के कतरे, एल्बिटरॉल, सैल्बिटरॉल, ये वो सारा कुछ। तो ये वाले और ये वाले, ये सारे एस्थमा में यूज होते हैं, इनको खुला करने के लिए, एयरवेज को खुला करने के लिए। ठीक होगी बात? तो ये हमने ब्रोंका पे इफेक्ट्स भी देख लिए। अच्छा, नॉन सिलेक्टिव बीटा तो मैंने आपको बता दिया। नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट कौन सा होता है? जो कि अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करे और अल्फा 2 को भी स्टिमुलेट करे। नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक हो गया, आगे जाके इसको हम डिटेल से देख लेंगे। ओके होगी बात। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस पे इसका इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे इसमें अल्फा रिसेप्टर्स भी होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं, और आपको पता है जीआईटी को रिलैक्स करते हैं, खत्म कहानी।
जेनेटो यूरिनरी ट्रैक, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो आ जाता है आपके पास प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल्स वगैरह, और मेल्स वगैरह में जो खासतौर पर हो जाता है, और फीमेल्स में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का चक्कर आ जाता है। सही होगी बात। अब आपको याद होगा ये मेरी जो डायग्राम थी, जो बीटा 2 की डायग्राम थी, इसमें हमने ऊपर से एक बड़ी मस्कुलर सी बॉडी बनाई थी, याद है? ये जो मस्कुलर बॉडी थी, ये थी यूट्राइन, यूट्रस था बेसिकली। तो बीटा 2 जो होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट हम दे सकते हैं प्री मेच्योर लेबर्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी अगर लेबर होना शुरू हो जाए तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए, इनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। आपको पता है ना, बीटा ज़्यादातर रिलैक्स ही कर रहा था, ब्लड वेसल को भी रिलैक्स कर रहा था, इस तरह से हर चीज़ को। तो ये एयरवेज को भी रिलैक्स कर रहा है, इसी तरह यूट्राइन को भी रिलैक्स करता है कि यार अभी कॉन्ट्रैक्शंस ना करो। बहरहाल इसका नुकसान ये भी होता है कि ये हार्ट टैकीकार्डिया कॉज कर देता है। ठीक, लेकिन एक बात पता चल गई कि प्री टर्म या प्री मेच्योर लेबर्स अगर होना शुरू हो जाए, यानी कि अभी पूरा टाइम नहीं हुआ लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई है, लेबर पेन्स बेचारी औरत को होना शुरू हो गई हैं, तो उस कंडीशन में हम बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। तो जेनेटो यूरिनरी में एक तो हमने यूट्राइन का देख लिया, दूसरा मैंने कहा तो प्रोस्टेट है, और प्रोस्टेट में आपको वो C100 याद आ जाना चाहिए। वो मैंने कहा था कि उसमें नीचे ये आगे ब्लैडर था, ऊपर आगे ब्लैडर था, याद है C100? तो उसमें ये ब्लैडर और प्रोस्टेट का जिक्र किया था हमने अल्फा 1 के चक्कर में। तो जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं वो इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस तरह से बता रहे हैं कि प्रोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन को भी मीडिएट कर रहे होते हैं। तो ये होगी जेनेटो यूरिनरी इफेक्ट। अब आते हैं वैस्कुलर इफेक्ट्स। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जो है हमारे पास वो है वैस्कुलर इफेक्ट्स, या आप कह लो कि इसमें आगे फिर कार्डियक इफेक्ट्स भी आएंगे। खैर हम दोनों को इकट्ठे मिला के पढ़ेंगे। एक बात पता है आपको, ब्लड वेसल्स पे मेनली कौन इफेक्ट कर रहा होता है? अल्फा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, बीटा जो होते हैं ब्लड वेसल की डायलेशन करवाते हैं। ये तो बातें पता है ना आपको? ऑलराइट, सबसे पहले अल्फा 1 एगोनिस्ट को देख लो। 1 एक फिनाइल की बोतल, याद है? ये देखो, अल्फा 2 क्लोनिडीन, 1 फिनाइल की बोतल। तो अल्फा 1 जो था एक फिनाइल की बोतल वाला, वो क्या करवाता था आपके पास? मेन वेजोकंस्ट्रिक्शन। जो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो जाहिर सी बात है इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होगी, विनस प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बॉडी में एक कंपनसेटरी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होगा। जाहिर बात है बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होते हैं ना, वो हर वक्त प्रेशर को देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से ब्रेन को मैसेज भेज रहे होते हैं। तो जब वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ब्रेन हार्ट को सिग्नल भेजेगा कि यार हार्ट रेट थोड़ा स्लो करो ताकि ब्लड प्रेशर कम किया जा सके। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट में रिफ्लेक्स के तौर पे ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। डायरेक्टली नहीं हो रहा, अल्फा 1 एगोनिस्ट डायरेक्टली हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली सिर्फ ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई और ब्रेडिकार्डिया हो गया, लेकिन ये कंपल्सरी रिफ्लेक्स है। अब ये रिफ्लेक्स है, आपके इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाएगा एमसीक्यू में। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? वो कहेंगे भाई एक ड्रग दिया है, उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो गया, फिर हमने एक गैंग्लियन ब्लॉकर दे दिया तो ब्रेडिकार्डिया खत्म हो गया। याद रखो, जब भी गैंग्लियन ब्लॉकर दिया जाता है तो ये जो रिफ्लेक्स होता है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि गैंग्लियन ब्लॉकर आपकी वजह सिंपैथेटिक सिग्नल्स ऊपर से ब्रेन से आ रहे होते हैं, उनको खत्म करता है। ओके होगी बात। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगा। आप एक बात सोचेंगे कि यार गैंग्लियन, मैं पहले आपको पहले बेसिकली बताता हूँ गैंग्लियन ब्लॉकर होता क्या है। ये देखो, ये हमारे पास पैरासिम्पथेटिक फाइबर आया, टर्मिनल पोस्ट सिनेप्टिक। ठीक है, यहाँ पे जाके आपके पैरासिम्पथेटिक ने इफेक्ट कर दिया, ये हो गया प्री सिनेप्टिक, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक। ठीक है जी। इसी तरह से हम बात करते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी, तो सिंपैथेटिक में भी आपके पास ये आपके पास प्री गैंग्लियोनिक आ गया और फिर ये आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक आ गया। ठीक है जी। जितने मैंने ब्लू बनाए हैं ये सारे रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन, और ये रिलीज कर रहा होता है नॉरएपिनेफ्रिन। आपको पता है प्री गैंग्लियोनिक सारे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, इसने भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करना है। सिर्फ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है। सही होगी बात। अब जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं, ये गैंग्लियन है, ये भी गैंग्लियन है। ठीक है, जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं वो सिंपैथेटिक को भी इनहिबिट कर देंगे, पैरासिम्पथेटिक को भी इनहिबिट कर देंगे। सही। इसका मतलब है ऊपर जो आपका मोहतरम ब्रेन साहब हैं, ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। अब आप एक सवाल करेंगे कि यार अगर गैंग्लियन ब्लॉकर्स दिए हैं तो ये जो फिनाइलएफ्रिन वगैरह है इनका इफेक्ट नहीं कम होता? नहीं, वो इसलिए कम नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट बंदे को फिनाइलएफ्रिन दे दिया, आपने डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर तो दे दिया। उस न्यूरोट्रांसमीटर ने तो खुद, उसने बजाय इसके कि पूरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे, फिनाइलएफ्रिन आपने ड्रग की फॉर्म में दिया, उसने सीधा जाना है जाके आपके ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट करना है और जो भी काम करना है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जो गैंग्लियन ब्लॉकर है वो हमेशा रिफ्लेक्स को खत्म करता है, इसको खत्म नहीं करता। रिफ्लेक्स क्या है? मिसाल के तौर पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई, वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर रेज कर गया, ब्रेन को पता चला ब्लड प्रेशर रेज किया है, ब्रेन ने सिग्नल्स भेजे कि भाई हार्ट बीट कम करो। अब जो ब्रेन सिग्नल्स भेज रहा है ना हार्ट बीट कम करो, ये है रिफ्लेक्स।
तो अगर एक अल्फा एगोनिस्ट दिया है तो नॉर्मल रूटीन में ब्लड प्रेशर रेज होता है और हार्ट रेट कम हो जाता है रिफ्लेक्स की वजह से। लेकिन अगर एक अल्फा एगोनिस्ट के साथ साथ गैंग्लियन ब्लॉकर दे दिया जाए तो हार्ट रेट में कमी नहीं आ पाती, यानी कि ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, सिर्फ ब्लड प्रेशर में इंक्रीज ही होता है। सही होगी बात? तो समझ में आ गया आपको गैंग्लियन ब्लॉकर से क्या फर्क पड़ेगा, जो रिफ्लेक्स है वो आगे पर खत्म हो जाएगा। ओके होगा जी। अल्फा 1 एगोनिस्ट देख लिया हमने। अल्फा 2 एगोनिस्ट का आपको पता है, अगर हम इनको ओरली देंगे तो ये आपके पास क्या करवाएंगे जी, ब्रेन में जाएंगे, सिंपैथेटिक इफेक्ट को खत्म करेंगे, विजुअलाइजेशन करवा देंगे। और अगर इंट्रावेनसली देंगे या टॉपिकली देंगे या पैरेंटली देंगे या किसी भी तरह से देंगे तो फिर वो वेजो कंस्ट्रिक्शन ही करवाते हैं। इनकी बात आपको पता है। क्लोनिडीन इसकी एग्जाम्पल है। बीटा एगोनिस्ट की बात की जाए, इसमें बीटा 1 बीटा 2 को उन्होंने अलग अलग से नहीं रखा, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 के दोनों के कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट सिमिलर ही होते हैं। पेट्रोल वाले हैं इसमें आपके पास, एल्ब्यूटेरॉल, ये वाले टर्ब्यूटालीन वगैरह, ठीक है। करते क्या है ये, पहली बात है हार्ट को उन्होंने स्टिमुलेट करना है, हार्ट की टोन को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, ये वो सारा कुछ इंक्रीज करना है। ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट आता है, रिलैक्स। बीटा रिलैक्स कर रहे हैं यार, आपके यूट्रस को रिलैक्स कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, एयरवेज को रिलैक्स कर रहे हैं, सिर्फ हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, बाकी तकरीबन हर चीज़ को रिलैक्स ही करते हैं बीटा, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल को भी वेजो डायलेट करवाते हैं। जब ये ब्लड वेसल्स को वेजो डायलेट करवाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम, टैकीकार्डिया, ठीक है। लेकिन बीटा में जो टैकीकार्डिया है वो गैंग्लियन ब्लॉकर्स के बावजूद रहेगा, है वो क्यों? क्योंकि बीटा एगोनिस्ट डायरेक्टली टैकीकार्डिया करवाते हैं, वो डायरेक्टली हार्ट पे इफेक्ट करते हैं। यानी अगर आपने बीटा एगोनिस्ट दिया हुआ है और हार्ट रेट इंक्रीज कर गया है तो उसकी वजह रिफ्लेक्स नहीं है, उसकी वजह डायरेक्टली उनका इफेक्ट है। याद है ना, जो बीटा होते हैं वो तो डायरेक्टली हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, खुद जाते हैं हार्ट के पास, ब्रेन से थोड़ी कहते हैं कि भाई तुम सिग्नल भेजो, खुद जाते हैं जाके हार्ट को स्टिमुलेट कर छोड़ते हैं। बल्ले बल्ले भाई बीटा एगोनिस्ट की तो। अच्छा जी, आखिरी लाइन देखना, बीटा 1 एगोनिस्ट यानी कि डोब्यूटामीन, आपको याद होगा एक डब्बा डोब्यूटामीन। अच्छा, बीटा 1 एगोनिस्ट डोब्यूटामीन हैज रिलेटिवली लेस इफेक्ट्स ऑन वेसल्स। तो बीटा 1 को वेसल्स में इतना ज़्यादा इख्तियार नहीं होता, बीटा 2 का थोड़ा बहुत होता है और वो भी वेजोडाइलेटरी ही होता है, बहुत बस माड़ा माड़ा ही है। मेनली जो वेसल्स में इफेक्ट करने चीज़ें वो अल्फा ही हैं। ओके जी, पर बीटा में बीटा 2 होते हैं जो कि वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ये बात आपको पता चल गई है। फिर आता है आपके पास डोपामीन। पहले मैंने आपको बताया था कि डोपामीन का जब एमसीक्यू देंगे तो वो रीनल फेलियर का जिक्र करेंगे। यही बात तो बता रहे हैं कि चूंकि ये स्प्लैंक्निक वेसल्स की वेजोडाइलेशन के बारे में रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको तब देते हैं जब हाइपोवोलीमिक शॉक हो और साथ रीनल फेलियर हो, ठीक है। हाइपोवोलीमिक शॉक के साथ अगर रीनल फेलियर हो तो हम डोब्यूटामीन, एमसीक्यू याद रख लो, हाइपोवोलीमिक शॉक के साथ रीनल फेलियर हो तो डोपामीन देते हैं, ठीक है। और अगर रीनल फेलियर ना हो, सिर्फ हाइपोवोलीमिक शॉक ही हो, तो आमतौर पे डोब्यूटामीन दे देते हैं। क्योंकि देखो हाइपोवोलेमिक शॉक है, हम चाहते हैं यार हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करे, हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए बीटा एगोनिस्ट देने चाहिए। लेकिन अगर बीटा 2 एगोनिस्ट दे दिया तो बीटा 2 एगोनिस्ट में वेजोडाइलेशन करवा देनी है, सत्याई नाश, पहले ही हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ हुआ है, वेजोडाइलेशन हो गई, फिर तो प्रेशर और कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा ड्रग दें जो वेजोडाइलेशन ना करवाए लेकिन हार्ट को स्टिमुलेट कर दे, तो डोब्यूटामीन। अब बात ये हो गई हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक अकेला आएगा तो आंसर लिख देना आप डोब्यूटामीन। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक प्लस रीनल फेलियर भी हो गया तो आंसर लिख देना डोपामीन। सही होगी बात। अब थोड़ा सा एडिशनल बताता हूँ, वैसे पार्ट 3 की वीडियो में ये बात डिस्कस करनी है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर एनाफाइलैक्टिक शॉक हुआ तो इस पेशेंट को दे देना एपिनेफ्रीन, ठीक है जी। अगर कार्डियक शॉक हुआ या सेप्टिक शॉक हुआ, इन दोनों सूरतों में इस पेशेंट को दे देना नॉर एपिनेफ्रीन। सही है, ये आपके एमसीक्यूज कितने सारे मैंने हल करा दिए भाई। वैसे तो ये बात हम लोग आगे पार्ट 3 की वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन वैसे मैंने आपको यहाँ पे एक दफ़ा ये बातें डिस्कस कर ली है। लो जी, हार्ट पे क्या इफेक्ट्स होंगे, सीधी सी बात है। जो बीटा होते हैं, अल्फा का तो हार्ट पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता ना, वो तो रिफ्लेक्स के थ्रू ही काम करते हैं। बीटा जो होते हैं वो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, वो हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं, वो हर चीज़ को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत टर्म्स के बारे में बताता हूँ। वो हार्ट, देखो बीटा क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर रहे हैं और एवी कंडक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। हार्ट रेट इंक्रीज करने को हम कहते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स, ठीक है जी। हार्ट रेट को बढ़ाने को क्या कहते हैं, आइनोट्रोपिक इफेक्ट मेरी सॉरी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने को हम कहते हैं क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स, ठीक है जी। और एवी नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो जो बढ़ जाती है उसको हम नाम देते हैं
ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट्स। ये जो ड्रोमोट्रोपिक है ना, ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मतलब कम मुश्किल से मिलेगा आपको। बाकी जो आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक है, ये तो सीवीएस फार्माकोलॉजी में बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके हम देखेंगे। तो आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, ये सारे काम करवाते हैं आपके बीटा एगोनिस्ट, चाहे वो बीटा 1 हो चाहे वो बीटा 2 हो। बीटा 1 भी आपको याद होगा, हमने एक दिल बनाया था, साइड में 2 हाथ बना दिए थे। और बीटा 2 में भी आपको याद होगा, जो बंदे का सर था वो हार्ट का ही बना हुआ था, बाकी फिर वो नीचे ब्रोंकाई थे और सारा कुछ था, ठीक है। लेकिन सर तो बीटा 1 और बीटा 2 हो, दोनों ने ही हार्ट को इंक्रीज करना होता है। ये तो बात बड़ी सिंपल सी थी। अलबत्ता हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट किसके होते हैं? बीटा 1 के। याद रखना, हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट किसके होते हैं जी? बीटा 1 के, क्योंकि बीटा 1 हार्ट रेट ये सारा कुछ इंक्रीज करता है। बीटा 2 सारा कुछ नहीं करता, वो वैसे बस एमिटामोक्टोरिया करता है। अच्छा जी, अब नेट कार्डियोवैस्कुलर एक्शन में अब आपने कोई बात में रखनी है। एक दफ़ा तो हमने इन सारों को थोड़ा सा देख लिया। अब आपने समझना ये है कि जब हम कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स को देखना होता है। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? सबसे पहले पैरामीटर है जी डायास्टोलिक प्रेशर। डायास्टोलिक का प्रेशर ये मतलब ये होता है कि जिस वक्त हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस वक्त कितना प्रेशर चल रहा है। समझो की बात। डायास्टोलिक प्रेशर किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? बुक के मुताबिक एक पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस यानी कि वेसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह पर डिपेंड करता है, और दूसरा हार्ट रेट पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना, मैं वैसे टिप दे रहा हूँ आपको, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे ही मेनली डिपेंड करता है। जब भी मतलब इसका मेन फैक्टर ये है ना, हार्ट रेट है फैक्टर। वो क्यों है हार्ट रेट फैक्टर? क्योंकि देखिए बताया, अगर तेज कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसका मतलब डायस्टोल थोड़ी देर के लिए रहता है, और अगर स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसका मतलब डायस्टोल काफ़ी ज़्यादा देर के लिए रहता है। तो जाहिर बात है, जब ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो उसमें डायस्टोल के दौरान प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन हार्ट रेट वाले फैक्टर को इतना इंपॉर्टेंस आप ना दें, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप इस बात को दें, जब भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होगी तो डायस्टोलिक प्रेशर रेज हो जाएगा। क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, वेन्स भी कंस्ट्रिक्ट हुई हुई हैं, डायस्टोल के दौरान भी प्रेशर ज़्यादा ही रहता है। और जब भी वेजोडाइलेशन हो रही होगी, यानी कि बीटा एगोनिस्ट वाला काम, आपको पता है ना, बीटा एगोनिस्ट वेजोडाइलेशन करवाते हैं और अल्फा एगोनिस्ट वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो अल्फा एगोनिस्ट हमेशा की बात है वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, और वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हमेशा डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देंगे, और बीटा एगोनिस्ट हमेशा डायस्टोलिक प्रेशर को कम करते हैं। समझ में आ गई बात? एक एक पैरामीटर हमने देख लिया। दूसरा पैरामीटर होता है जी सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि जिस वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो सिस्टोलिक प्रेशर मेरी भाई उस तब ज़्यादा होगा, एक तो सारी बात है वेसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह होगी तो ज़्यादा होना ही होना है, पेरिफेरल वैस्कुलर जिसमें डिपेंड करता ही करता है। उसके अलावा ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर हार्ट बहुत तगड़ा बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करे तो भी यही वजह से सिस्टोलिक के दौरान प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। एक और चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है आपके पास पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में कितना फ़र्क आ रहा है। ये मेनली आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर हार्ट ज़्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायस्टोल के कम प्रेशर के बावजूद सिस्टोल में हम प्रेशर को बहुत ऊपर ले जाएंगे। सही होगी ना बात? तो पल्स प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कितनी जोर से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कौन इफेक्ट कर रहा है? बीटा एगोनिस्ट। इसका मतलब बीटा एगोनिस्ट पल्स प्रेशर को बढ़ाते हैं, अल्फा वालों को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके हो गई बात? ये तो हमने 3 फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया। एक और फैक्टर होता है मेरे पास, हार्ट रेट। हार्ट रेट तो आपको पता है, बीटा एगोनिस्ट होंगे तो वो हमेशा टेकिकार्डिया ही कॉज करेंगे, हार्ट रेट को डायरेक्टली बढ़ा देंगे। और अगर अल्फा एगोनिस्ट होंगे तो चूंकि वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं इसलिए रिफ्लेक्स के तौर पे ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ये बात तो हमें समझ में आ गई जाने वाली। अब इन 4 पैरामीटर्स को हमने एक एक ड्रग ग्रुप के हिसाब से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो हम काम अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी अल्फा एगोनिस्ट से। अल्फा एगोनिस्ट क्या करेंगे, ज़रा कॉन्सेप्ट से मुझे सोच सोच के बताइएगा। पहले मैं आपको शो करता हूँ कि जी ये मैं ना एक ग्राफ बनाना शुरू कर रहा हूँ। टॉप पे मैंने शो कर दिया है, थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं ग्राफ। डस्टर कहाँ गया? ये देखिएगा, ये इस एक्सिस में हमारे पास टाइम चल रहा है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास टाइम, ये हो गया, और इधर प्रेशर है। ये ऊपर वाला हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला हो गया हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर, और दरमियान में हमारे पास आ रहा है मीन आर्टीरियल प्रेशर, एवरेज। सही होगी बात? अब इस लम्हे पे, इस टाइम पे मैंने ड्रग दे दिया है अल्फा एगोनिस्ट। कौन सा वाला ड्रग अल्फा एगोनिस्ट होता है? नॉन सिलेक्टिव दे देते हैं, मिसाल के तौर पे आइसोप्रोटेरोनॉल दे देते हैं। सॉरी अल्फा एगोनिस्ट देना है तो हम फिनाइल एफ्रीन दे देते हैं। फिनाइल एफ्रीन दे दो, नॉरएपिनेफ्रिन दे दो, बहरहाल फिनाइल एफ्रीन, ये याद है ना, फिनाइल की बोतल अल्फा के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने दे दिया जी फिनाइल एफ्रीन। अल्फा एगोनिस्ट क्या करवाता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है एक बात होता है, डायस्टोलिक प्रेशर ने बढ़ जाना है।
तो लो जी हम डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं। ये देखो जी डायस्टोलिक प्रेशर साहब बढ़ गए, यहाँ की बजाय डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे आ गया। गुड हो गई बात। सिस्टोलिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, ये भी थोड़ा बहुत जारी बात है। तो जब भी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ता तो है ना। आपको याद होगा यहाँ पे डिस्कस किया था सिस्टोलिक प्रेशर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पे। तो यानी कि ये भी बढ़ेगा। अलबत्ता पल्स प्रेशर कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा इसमें पल्स प्रेशर कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है पता है, ये होता है पल्स प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक इज कॉल्ड एज द पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर तकरीबन बराबर रहेगा हमारे पास, और ये तो बल्कि कम हो गया पल्स प्रेशर, अल्लाह खैर करे। ये लो जी, लो जनाब वाली आइसोप्रोटेरोनॉल के लिए सिस्टोलिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ बढ़ गया, डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास बढ़ गया है, और पल्स प्रेशर जो है वो तकरीबन सेम रहा है। तो पल्स प्रेशर हमारे पास सेम रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज कर गया है, डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज कर गया है, और हार्ट रेट आपको पता है जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो हार्ट रेट कम होता है। अब हार्ट रेट कम रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप एक अलग से ग्राफ बनाओ पेपर में और आप इधर बना दो उसमें हार्ट रेट, और आप शो करो पहले ये हार्ट रेट था अब हार्ट रेट कम हो गया। ठीक, ये वाला तरीका आपका इस्तेमाल किया हुआ है मिनी कैटरिंग का हार्ट रेट का, जो मिनी कैटरिंग में वैसे मैं आपको दिखाया था। ये देखो हार्ट रेट के लिए ना एक अलग ग्राफ बनाते हैं वो, जब भी कम करना हो जब ज़्यादा करना हो तो एक अलग ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, और हार्ट रेट रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका ये है कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखो ये मैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैंने हार्ट रेट रिलैक्स करना तो ये देखो पहले इतने टाइम में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, अब इतने टाइम में कम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इस मतलब हार्ट रेट डिक्रीज कर गया। ये ज़्यादा प्रोफेशनल किस्म की डायग्राम लगती है। अब ये आपके ऊपर है, आप दो डायग्राम्स बना दो पेपर में या इस तरह की एक डायग्राम बना दो। इस तरह की एक डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये कैपलान की बुक है उसमें ये वाली डायग्राम बनी हुई है, और वैसे बिग कैटजंग में भी ऑल्दो क्लियर नहीं है लेकिन इसी तरह की डायग्राम इसने बनाई हुई है। इसके बाद ये फिनाइलएफ्रिन अभी हमने पढ़ा है, ये आप देख सकते हैं फिनाइलएफ्रिन को डिस्कस कर लिया। ये तो हो गया हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, बीटा एगोनिस्ट की तरफ। बीटा एगोनिस्ट के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। वाली बीटा ने हमेशा आपके हार्ट को स्टिमुलेट करना होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना होता है, ये बातें तो आपको पता ही है। तो जनाब ये आ रहा था मेरे पास, ये देखो जी, ये हो गया सिस्टोलिक, ये हो गया डायस्टोलिक, और ये हो गया मीन आर्टीरियल प्रेशर। सबसे पहले मुझे बताओ ब्लड वेसल को वेजो कंस्ट्रिक्ट करेंगी या वेजो डायलेट करेंगी? बीटा एगोनिस्ट तो वेजो डायलेट करती हैं। तो समझ लो इस जगह पे बीटा एगोनिस्ट यानी कि आइसोप्रोटेरोनॉल दे दिया मैंने। आइसोप्रोटेरोनॉल क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। जब भी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज कर देगा। लो जी डायस्टोलिक प्रेशर बेचारा डिक्रीज कर गया। ठीक है जी, सिस्टोलिक प्रेशर पे क्या असर आएगा? सिस्टोलिक प्रेशर डिपेंड कर रहा था पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे, और आपके पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे। अब बीटा एगोनिस्ट पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं वेसोडाइलेशन की वजह से, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो एक फैक्टर सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ाने वाला है और एक फैक्टर सिस्टोलिक प्रेशर कम करने वाला है। तो सिस्टोलिक प्रेशर ना बहुत बढ़ता है ना बहुत कम होता है, मोर और लेस सेम सा ही रहता है। तो कुछ बुक्स में ये कुछ थोड़ा सा इस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपकी जो मिनी कैटजंग है उसने शो किया है थोड़ा सा एक रेज और बस फिर थोड़ा कम, बस कुछ इस तरह का। ठीक होगी बात? ये आप देखते हैं मिनी कैटजंग में से डायग्राम शो की हुई है आइसोप्रोटेरोनॉल की, बस हल्का सा रेज आया और बस फिर ये जरा कम ही चला है। ओके बात। और चूंकि यहाँ पे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज की है इसलिए आप देख सकते हो पल्स प्रेशर कितना बढ़ गया। देख रहे हो, पहले पल्स प्रेशर बहुत थोड़ा था, अब पल्स प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो अब सिनेरियो ये है, पल्स प्रेशर इज इंक्रीज, सिस्टोलिक प्रेशर या जीरो है या तकरीबन थोड़ा सा कम हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर इज सिवियरली डिक्रीज्ड। और हार्ट रेट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि बीटा स्टिमुलेशन है, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ रही है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये है आपके पास इसकी कैपलाइन का डायग्राम। इसमें देखते हो हार्ट रेट बढ़ गया, उसने शो किया है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करीब आ गई हैं, डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो गया और सिस्टोलिक प्रेशर मोर और लेस सेम रहा है। ये हो गया हमारे पास बीटा एगोनिस्ट का इफेक्ट और ये हो गया हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट का इफेक्ट। ओके बात। अब मैं आपको बिग कैटजंग से थोड़ा सा टेबल भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा अल्फा एगोनिस्ट फिनाइलएफ्रिन, उसने डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा दिया, सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा दिया, पल्स प्रेशर तकरीबन बराबर। डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, सिस्टोलिक बढ़ गया, पल्स प्रेशर तकरीबन बराबर। ठीक है जी। वेरी सिमिलरली अगर आइसोप्रोटेरोनॉल को देखो तो डायस्टोलिक प्रेशर बहुत कम, सिस्टोलिक प्रेशर तकरीबन बराबर, पल्स प्रेशर बढ़ गया। डायस्टोलिक बहुत कम,
सिस्टोलिक थ्रिकिंग बराबर पल्स प्रेशर बढ़ गया। ओके होगी बात। अब हम आने लगे हैं कुछ स्पेशल इनकी तरफ, न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरफ। वो है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें ना फ़र्क आपको आना चाहिए कि ये होते बेसिकली क्या है। सर बात असल में ये है कि ये जो होता है ना आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन, ये अल्फ़ा 1 को भी स्टिमुलेट करता है, अल्फ़ा 2 को भी स्टिमुलेट करता है, बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करता है। और जो है ना आपके पास एपिनेफ्रिन, वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 ले अभी सबको ही करता है, चारों को कर रहा है। ठीक है, फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? बीटा 2 को स्टिमुलेट करता है एपिनेफ्रिन, सही। लेकिन एपिनेफ्रिन बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। नॉर एपिनेफ्रिन का क्या इफेक्ट होगा, मोर लेस आपको ये तो बात पता होनी चाहिए। देख लीजिए नॉर एपिनेफ्रिन का क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना कि नॉर एपिनेफ्रिन को हमने नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट भी कहा था। इसका मतलब इसके ज़्यादा अल्फा वाले इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वैस्कुलर इफेक्ट्स जो होते हैं ना, वो हार्ट वाले इफेक्ट्स को डोमिनेट कर जाते हैं आमतौर पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये नॉरएपिनेफ्रिन को पहले ज़्यादा छोटा कर दिया, ये आ रहा था, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड वेसल को क्या होगा, ब्लड वेसल्स तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला सिर्फ बीटा 2 था ना, बीटा 2 पर तो इनका इफेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब है ब्लड वेसल्स तो कंस्ट्रक्ट करेंगी ही करेंगी। इसका मतलब है डायस्टोलिक प्रेशर तो बढ़ेगा। तो पहले तो मैं डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा दूँ। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है? बीटा 1 हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और अल्फा और अल्फा 2 का हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे ऐसा सच कुछ असर नहीं था। हाँ, हार्ट रेट को अल्फा 1 और अल्फा 2 जरूर कम करते थे रिफ्लेक्स के थ्रू, क्योंकि ये हाइपरटेंशन करवाते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन हुआ करता था, सही है जी। तो वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि कितनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस पे अल्फा 1 और 2 का कोई असर नहीं था, सिर्फ बीटा का असर है। यानी कि पल्स प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, ये बात भी समझ में आ गई हमें। और सिस्टोलिक प्रेशर भी बात इंक्रीज करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। पल्स प्रेशर भी बढ़ गया आपके पास, डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ गया, सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ गया। क्यों ना बढ़े सिस्टोलिक प्रेशर, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा जोर से हो रही है और पेरिफेरल वैस्कुलराइजेशन भी बढ़ गई है, सारा कुछ तो बढ़ गया। हार्ट रेट का क्या होगा? शुरू में बीटा वाले इफेक्ट्स आ जाएंगे। आपको याद है, फर्स्ट बीटा देन अल्फा, मैंने एक लाइन बोली थी, या आप यूँ भी कह सकते हो बीटा बिफोर अल्फा, ठीक है। तो पहले बीटा पे काम करना शुरू करेगा, हार्ट रेट जो है ना वो बड़ा इंक्रीज कर जाएगा। पहले इस नॉर्मल हार्ट रेट से आ रहा था, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर अल्फा वाले इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अल्फा की वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से रिफ्लेक्स होगा और हार्ट रेट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होना शुरू हो जाएगा। तो नॉरएपिनेफ्रिन की ये डायग्राम है आपके पास कैप्लान में। ओके होगी बात। अब हम आते हैं एपिनेफ्रिन की तरफ। एपिनेफ्रिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एपिनेफ्रिन जब छोटी डोज में देते हैं तो इसके बीटा वाले इफेक्ट्स होते हैं, जब बड़ी डोज में देते हैं तो इसके अल्फा के इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो अल्फा बीटा दोनों पे काम कर रहा है, लेकिन फिर वही बात है, बीटा बिफोर अल्फा। थोड़ी डोज पे बीटा इफेक्ट ज़्यादा होंगे, बड़ी डोज पे अल्फा इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो जब थोड़ी डोज पे बीटा इफेक्ट ज़्यादा होते हैं तो बीटा एगोनिस्ट की तरह काम करता है। बीटा एगोनिस्ट जैसे मिसाल के तौर पर ये देख लो यार, थोड़ी डोज पे एपिनेफ्रिन इस तरह का काम कर रहा है, बिल्कुल आइसोप्रोटेनॉल वाला ग्राफ है, बीटा एगोनिस्ट वाला ग्राफ है, ठीक है जी। और हाई डोज पे एपिनेफ्रिन का ये वाला ग्राफ हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन जैसा। तो हाई डोज पे एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन की तरह की हो जाएगी और लो डोज पे एपिनेफ्रिन आइसोप्रोटेनॉल की तरह की हो जाएगी। ये हो गया आपके पास एपिनेफ्रिन का चक्कर। तो ये बात थी मेरे पास नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन के बारे में। अब नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के बारे में, नॉरएपिनेफ्रिन आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स फ्लो की वजह से, यानी कि वेगल इनफ्लो की वजह से, नहीं पता वो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ था वो वेगल स्टिमुलेशन से हुआ था ना, और ये आगे पास ब्रेडिकार्डिया हो गया था। तो यही बात उन्होंने की हुई है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो आगे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर और साथ में ब्रेडिकार्डिया करवा देता है। और दूसरी तरफ जो एपिनेफ्रिन होता है वो ऐसा नहीं करवाता। प्योर अल्फा एगोनिस्ट, मतलब एपिनेफ्रिन की तो आपको पता है ना डोज पे डिपेंड कर रहा होता है, लो डोज है या हाई डोज है। अच्छा, प्योर अल्फा एगोनिस्ट क्या करते हैं? अल्फा एगोनिस्ट का काम वेलोकंस्ट्रिक्शन होता है और वेलोकंस्ट्रिक्शन की वजह से वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। प्योर बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं? बीटा एगोनिस्ट का मेन काम हार्ट रेट को इंक्रीज करना होता है, तो वो आप देख सकते हैं हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। बाकी ये तीनों फैक्टर्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट होते हैं हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल इफेक्ट्स। ये बात में बड़ी सिंपल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो बीटा होते हैं वो सारा कुछ कम कर रहे होते हैं, बीटा होते हैं वो सारा कुछ स्टिमुलेट कर रहे होते हैं और अल्फा कम कर रहे होते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था अल्फा जो होते हैं वो इंसुलिन को भी कम करते हैं, रेनिन को भी कम करते हैं, इसी तरह से लैपोलाइसिस को भी कम करते हैं। जबकि जो बीटा होते हैं वो इंसुलिन को भी ज़्यादा करते हैं, रेनिन को भी ज़्यादा करते हैं, लैपोलाइसिस को भी ज़्यादा करते हैं।
लेकिन अभी यहाँ पे एक और बात उन्होंने बताई हुई है, वो ये कहते हैं कि जब बीटा स्टिमुलेशन करते हैं तो उसमें ना को बताता है हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि ऑल्दो इंसुलिन को तो बढ़ाया लेकिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब इस ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से वो कह रहे हैं हाइपर क्लीमिया हो जाता है। अब ग्लूकोज का हाइपर क्लीमिया से क्या ताल्लुक है? बेसिकली बात यह है कि जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज करती है तो होता ही है, जो हमारे सेल्स है ना, उन सेल्स के अंदर काफ़ी पोटेशियम मौजूद होता है। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज करती है, आहिस्ता आहिस्ता वाटर भी ब्लड में आना शुरू हो जाता है। जो ब्लड होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वगैरह आ गया है, तो पोटेशियम कहता है कि यार मैं इतना अंदर क्यों रहा हूँ, मेरी कंसंट्रेशन भी तो बाहर होनी चाहिए ना। तो ये बात है, वो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन हो जाती है, तो पोटेशियम भी बाहर आना शुरू हो जाता है और हाइपर क्लीमिया हो जाता है। जब पोटेशियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा आएगा तो उसको कहेंगे हाइपर क्लीमिया। ठीक है जी। जब ग्लूकोज ज़्यादा हुआ हुआ है तो थोड़ी देर बाद आपके पास इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। इंसुलिन की रिलीज की वजह से इंसुलिन आपके पोटेशियम को वापस अंदर डालता है, तो यानी कि थोड़ी देर बाद दोबारा आपके पास हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। ये बात तो यहाँ पर डिस्कस की हुई है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।